फिलाडेल्फिया 1938 एक शहर जहां महामंदी का अंधकार छाया हुआ था। लेकिन इस अंधेरे के बीच कुछ ऐसा था जो और भी खौफनाक था। इस अंधकार के बीच एक गिरोह उभरा जिसने लालच और धोखाधड़ी के नए कारनामे स्थापित किए। ये कहानी है फिलाडेल्फिया के एक गिरोह द पॉइजन रिंग की, जहां हर बीमा पॉलिसी के पीछे मौत की साजिश छुपी हुई थी। हरमन पेट्रिलो नकली नोटों का मास्टरमाइंड और पॉल पेट्रिलो बीमा धोखाधड़ी का किंग। इन दोनों ने मिलकर शहर को अपनी लालच की गिरफ्त में ले लिया। यह खौफनाक मौत का खेल कई सालों तक चलता रहा। इस खतरनाक खेल को ख़त्म करने के लिए एक बहादुर गुप्त एजेंट और एक टीम की स्थापना की गई। एक ऐसा सफ़र जहां हर कदम पर मौत का साया था और हर मोड़ पर रहस्य की परतें थी। क्या आप जानना चाहते हैं ये खौफनाक चचेरे भाई फिलाडेल्फिया के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? तो इस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के लिए हमारे साथ बने रहे। फिलाडेल्फिया 1938 एक महामंदी का दौर था। शहर में गरीबी और निराशा फैली हुई थी। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण करने से नहीं चूकते थे। शहर की सड़कों पर एक खौफनाक गैंग पनप रही थी जिसका नाम था द पॉइजन रिंग। इस गिरोह के मास्टरमाइंड थे हरमन और पॉल पेट्रिलो। हरमन पेट्रिलो का जन्म 1899 में इटली के कंपोनिया प्रांत में हुआ था। 1910 में अमेरिका आने के बाद उन्होंने एक नाई के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने पैसे कमाने के आसान तरीकों की ओर रुख किया। शुरुआत में उनकी योजनाओं में आगजनी और बीमा धोखाधड़ी शामिल थी, लेकिन एक समय के बाद पुलिस और बीमा कंपनियां संदेह करने लगी। एक दिन जब वो शहर के किनारे इलाके में गए तो उन्होंने कुछ लोगों को नकली $5 के नोट बेचते हुए देखा। पेट्रिलो नोटों की गुणवत्ता देखकर प्रभावित हुआ और उसने भी नकली नोट बनाना शुरू कर दिया। हरमन पेट्रिलो के चचेरे भाई पॉल पेट्रिलो 1910 में नेपल्स से फिलाडेल्फिया आए। अमेरिका आने के बाद उन्होंने जल्द ही शादी कर ली और एक दर्जी की दुकान खोली जिसका नाम था कस्टम टेलर टू द क्लासी ड्रेसर्स, जो ईस्ट पासियों का वेन्यू पर स्थित था। उनका व्यापार जल्द ही सफल हो गया, लेकिन जब मंदी आई तो पॉल को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। पॉल पेट्रिलो ने अपने परिवार की मदद के लिए जीवन बीमा के धंधे में कदम रखा। उसने सस्ते बीमा पॉलिसी बेचना शुरू की जिनकी साप्ताहिक प्रीमियम $1 थी। जिस बीमा कंपनी के साथ वह काम कर रहा था उसमें मेडिकल जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए पॉल बीमार पुरुषों को पॉलिसी बेचता था, जबकि यह योजना उन लोगों के लिए आकर्षक थी जो अपने परिवार की सुरक्षा की सोच रहे थे। पॉल के पास एक अलग ही योजना थी। अधिकतर बार पॉल पॉलिसी होल्डर्स की जानकारी के बिना खुद को बीमा धारक का भाई या चचेरा भाई बताता था, जिससे वो खुद ही एकमात्र लाभार्थी बन जाता था। दरअसल वो एक लॉटरी खेल रहा था, लेकिन ये कोई सामान्य लॉटरी नहीं थी। इसमें बड़े इनाम के लिए एक इंसान की मौत आवश्यक थी। पॉल को जादू में दिलचस्पी थी और वो ऐसे लोगों में भी रुचि रखते थे जो दावा करते थे कि वो किसी भी दर्द को दूर कर सकते हैं। उसने सुना कि एक मसाज थेरेपिस्ट ऐसी मीटिंग्स में जाता है जहां लोग हीलिंग्स के बारे में चर्चा करते हैं। पॉल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने भी उन मीटिंग्स में शामिल होने का निर्णय लिया। वहां उसकी मुलाकात मॉरिस बोल्बर से हुई। बोल्बर एक रूसी यहूदी था जिसे शहर में लुई दी रब्बी के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 1800 के अंत में रूस के टॉर्डोबिस में हुआ था। जब वो केवल 9 साल का था तो उसने ग्रोडनो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 12 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और बच्चों को ट्यूशन देने लगा।
इसी दौरान वो कब्बाला नामक एक प्राचीन जादू की किताब में दिलचस्पी लेने लगा। उसकी ये दिलचस्पी जल्द ही जुनून में बदल गई। 1905 में वो एक जहाज से चीन गया और वहाँ एक प्रसिद्ध जादूगरनी रिनो से मिला। बोल्बर ने 5 साल तक उस ओल्ड वुमन के साथ बिताए, जिसमें उसने जड़ी बूटियों और हीलिंग स्पिरिट्स यानी चिकित्सा आत्माओं के बारे में सीखा। 1911 में बोल्बर न्यूयॉर्क सिटी में आया। उसने शादी की और शहर के किनारे हिस्से पर सेटल हो गया। बोल्बर ने टीचर के रूप में काम किया, अपने पैसे बचाए और कुछ ही समय में एक किराना दुकान खोली, जो कि सालों तक अच्छी चली। लेकिन 1931 में महामंदी ने कई बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। उसकी दुकान भी बंद हो गई। पैसे की कमी के कारण बोल्बर अपनी वाइफ और 4 बच्चों के साथ फिलाडेल्फिया चला गया और नई शुरुआत की। वहां जाके उसने टीचिंग शुरू की और जेविश बच्चों को बार मित्ज़वाह की तालीम दी। उसने अपने नए फेथ हीलर प्रैक्टिस के लिए हैंडबिल्स भी बांटे। पॉल पेट्रिलो के लिए बोल्बर से मिलना एक अहम मोमेंट था। पॉल बोल्बर से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। महामंदी के समय पेट्रिलो भाइयों ने एक गैंग बनाई, जिसमें मॉरिस बोल्बर और कुछ औरतें भी शामिल थी। ये औरतें खुद को ज्ञानी जादूगरनी कहती थी। इनके नाम मारिया, जोसेफिन सेडिटा और रोज कैरिना थे। ये महिलाएं दुखी और अंधविश्वासी महिलाओं को जीवन सुधारने के लिए मंत्र, पाउडर और दवाएं देती थी। ये प्रेम दवाएं अक्सर जहर से भरी होती थी। इसी के साथ पीड़ितों के लिए बड़ी बीमा पॉलिसी भी ली जाती थी। बीमा की रकम गैंग के लोगों के नाम होती थी, ना कि उन लोगों के नाम पर जो जहर देने के लिए जिम्मेदार बताई जाती थी। गैंग ने सस्ते बीमा पॉलिसियों का फ़ायदा उठाया। पॉलिसियों के लिए कोई मेडिकल जांच की ज़रूरत नहीं थी और अक्सर लोगों को बिना बताए पॉलिसी ले ली जाती थी। फिर गैंग के लोग उन लोगों को जहरीला पदार्थ आर्सेनिक देकर मार देते थे। 1930 में हरमन ने अपने साथियों से उन लोगों को मारने के लिए कहा जिन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी कराई थी, ताकि वो बीमा की रकम ले सके। 2 पीड़ित, जिनका नाम था रोल्फ कारूसो और जोसेफ फेरिना, उनको मछली पकड़ने की यात्रा पर डुबोकर और पीट कर मार डाला गया। और तीसरे पीड़ित, जिनका नाम था जॉन वॉलशिन, उनको पीटने के बाद बार बार कार से कुचलकर मारा गया। यह सब 1930 से 1938 तक चलता रहा। एक दिन जब बोल्बर को एक महिला मरीज ने अपने पति की बेवफाई की शिकायत की, तो डॉक्टर और पेट्रिलो ने एक योजना बनाई। पॉल ने उस महिला को आकर्षित किया और उसे सहयोग देने के लिए राजी हो गए, ताकि वो मिलकर उसके पति की हत्या कर सके और $10,000 के बीमा लाभ को बांट सके। उसके पति का नाम एंथोनी गिस्कोप था, जो एक भारी शराब पीने वाला था, और उसकी पत्नी के लिए उसे बेहोशी की हालत में छोड़ना आसान था। उसने उसे एक खुली खिड़की के पास ठंड के मौसम में छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी ने अपनी बीमा की रकम को बोल्बर और पेट्रिलो के साथ बांट लिया और इसके बाद पॉल ने दूसरी लालची पत्नियों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही पता चला कि इस महामंदी के दौरान इतालवी पति अपने जीवन के बीमा पर बहुत कम ध्यान दे रहे थे। जब कई पॉलिसी की किस्तें चुका दी जाती, तो पतियों को हादसों और प्राकृतिक कारणों से मार दिया जाता था। डॉक्टर बोल्बर के पसंदीदा तरीकों में जहर देना और रेत से भरे बैग से सिर पर वार करना शामिल था, जिससे दिमाग में खून का बहाव हो जाता था और वो मर जाता था। लेकिन शिकार के हिसाब से तरीके बदल दिए जाते थे। एक शिकार जो एक रूफर था, उसका नाम था लोरेंजो, उसे 8 मंजिल की इमारत से धक्का दे दिया गया। पेट्रिलो कजिन्स ने पहले उसे कुछ फ्रेंच पोस्ट कार्ड दिए थे, ताकि उसकी लापरवाही की वजह बताई जा सके। लगभग 12 हत्याओं के बाद पेट्रिलो कजिन्स ने अपनी गैंग में
कैरिना फावेटो को शामिल किया, जो अपने इलाके में विच के नाम से जानी जाती थी। फावेटो अपने पहले 3 पतियों को मार चुकी थी और फिर मैरिज कंसल्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। डॉक्टर बुल्बर के जीवन बीमा घोटाले के तरीके को देखकर फावेटो प्रभावित हुई और गैंग में शामिल हो गई। उसने अपने ग्राहकों की एक सूची गैंग को दी। 1930 के दशक में अमेरिका की सबसे एक्टिव किलर गैंग फिलाडेल्फिया में थी। इस गैंग ने लगभग 30 से 50 लोगों की हत्या की। जॉर्ज मेयर, जो एक क्लॉथ क्लीनिंग कंपनी चलाता था, हाल ही में महामंदी की समस्याओं का सामना कर रहा था। जब उसने अपने कारोबार के लिए पैसों की मांग की तो उसे प्रमुख अपराधी हरमन पेट्रिलो के पास भेजा गया। जॉर्ज मेयर जब हरमन पेट्रिलो के पास पहुंचा और पैसों की मांग की तो पेट्रिलो ने उसे अल्फोंसी की हत्या करने के लिए कहा और उस हत्या के बदले $500 नकद और $2500 नकली नोट देने का वादा किया। उसने मेयर को एक 18 इंच की पाइप भी दी और कहा कि उसे उसके घर में ही मारो, फिर उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर नीचे फेंक दो। ऐसा लगेगा जैसे ये एक दुर्घटना है। जॉर्ज मेयर का इरादा हत्या को अंजाम देने का नहीं था। उसे उम्मीद थी कि पेट्रिलो उसे पहले कुछ रकम दे देगा। हालांकि पेट्रिलो ने पहले पैसे देने से मना कर दिया और अंत में मेयर ने जल्दी पैसे कमाने के लिए इस जानकारी को सीक्रेट सर्विस को बेचने का फैसला किया। उसने विंसेंट मैकडेविड को वो सीक्रेट जानकारी दे दी। मैकडेविड, जिसे सीक्रेट एजेंट लैंड वाइट के नाम से जाना जाता था, मेयर ने उसे बताया कि फिलाडेल्फिया में एक समूह है जो बीमा पैसे इकट्ठा करने के लिए हत्या का धंधा चला रहा है। एजेंट लैंड वाइट पहले से ही पेट्रिलो से परिचित था। उसने कई सालों से उसे $5 और $10 के नोटों की नकल के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। लैंड वाइट के पास उसके खिलाफ 3 इंची मोटी फाइल थी, लेकिन हर बार जब अधिकारियों ने वारंट जारी किया या स्टिंग ऑपरेशन किया तो वो खाली हाथ लौटे। लैंड वाइट को नकली नोटों में ज़्यादा दिलचस्पी थी और उसने मेयर को पेट्रिलो की योजना के साथ खेलते रहने के लिए पैसे देने की पेशकश की। परेशान मेयर के पास कोई और विकल्प नहीं था और उसने मजबूरी में सहमति दे दी। एजेंट लैंड वाइट ने स्टैनली फिलिप्स को, जो एक चालाक सीक्रेट सर्विस एजेंट था, मेयर के साथ काम करने के लिए तैयार किया। 1 अगस्त 1938 को मेयर और फिलिप्स ने हरमन पेट्रिलो से एक लोकल डाइनर में मुलाकात की। पेट्रिलो उस जगह पर उन योजनाओं पर चर्चा करने से झिझक रहा था, इसलिए तीनों लोग बाहर गए और पेट्रिलो की डॉज सेडॉन कार में बैठ गए। मेयर ने फिलिप्स को जॉनी फिलिप्स के नाम से पेश किया और एक ऐसा दोस्त बताया जो हत्या के आरोप में अभी अभी जेल से बाहर आया है। हरमन पेट्रिलो को कोई दिक्कत नहीं लगी और बातचीत जल्द ही अल्फोंसी पर आ गई। उसने सुझाव दिया कि उन्हें अल्फोंसी को जर्सी कोस्ट ले जाना चाहिए और डुबो देना चाहिए। वो उसके कपड़े वहीं छोड़ सकते हैं, जिससे ये दिखे कि ये एक हादसा है। फिलिप्स को हत्या की योजना में दिलचस्पी नहीं थी और वो पेट्रिलो के नकली पैसों पर हाथ डालना चाहता था। इसको पूरा करने के लिए उसने सुझाव दिया कि पेट्रिलो उन्हें एक कार खरीदने के लिए पैसे दे। उस कार का इस्तेमाल वो विक्टिम को अंधेरे सड़क पर ले जाने के लिए और उसे कुचल कर मारने के लिए करेंगे। पेट्रिलो को यह आइडिया पसंद आया, लेकिन उसने सुझाव दिया कि कार चुराना बेहतर होगा बजाय खरीदने के। ये खेल अगले कुछ हफ्तों तक चलता रहा। 22 अगस्त 1938 को ये लोग थेयर स्ट्रीट पर एक रेस्टोरेंट में मिले। पेट्रिलो ने अब भी कार खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिलिप्स की खुशी के लिए उसने उन्हें कुछ नकली पैसे बेचने की पेशकश की। मेयर बहुत घबराया हुआ था और उसने फैसला किया कि वो अल्फोंसी को चेक करे, जिसे पेट्रिलो मारना चाहता था। उसे पता था कि अल्फोंसी कहाँ रहता है, तो उसने उसके घर की ओर गाड़ी चलाई।
एक निर्माण कार्यकर्ता की तरह दिखते हुए मेयर ने दरवाज़ा खटखटाया और बेसब्री से इंतज़ार किया। जब वो लगभग जाने ही वाला था, एक मंझली उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। मेयर ने कहा कि वो घर पर कुछ काम करने में रुचि रखता है और घर के मालिक से मिलना चाहता है, लेकिन महिला ने बताया कि उसका पति बहुत बीमार है और बिस्तर से बाहर नहीं आ सकता। मेयर ने जल्दी से माफ़ी मांगी और वापस अपनी कार की ओर चल पड़ा। एजेंट फिलिप्स को गहरी चिंता हुई जब मेयर ने उन्हें स्थिति के बारे में बताया। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने नकली नोटों पर ज़्यादा ध्यान दिया और अल्फोंसी की सुरक्षा पर कम ध्यान दिया। फिलिप्स ने कई एजेंट्स को इकट्ठा किया और वो सभी बीमा कर्मचारियों के रूप में अल्फोंसी की स्थिति चेक करने गए। जब वो अंदर गए तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि अल्फोंसी की आंखें उभर आई थी और वो ना तो हिल सकते थे और ना ही बोल सकते थे। इसके बाद उन एजेंट्स ने फिलाडेल्फिया पुलिस को सूचित किया। इस बीच पेट्रिलो ने मेयर से संपर्क किया और बताया कि उसके पास उनका पैसा है। एक बैठक बस स्टॉप पर तय की गई और उसी दिन मेयर और फिलिप्स भी वहां मिले। पेट्रिलो ने मेयर को एक लिफाफा दिया जिसमें 40 नकली $5 के बिल थे। फिलिप्स को पैसे मिलने की खुशी हुई, लेकिन अल्फोंसी की स्थिति को लेकर वो चिंतित था और पता लगाने का फैसला किया जैसे कि वो लोग अभी भी काम करना चाहते हैं। फिलिप्स ने पेट्रिलो से पूछा कि क्या वो अब भी अल्फोंसी को मारना चाहता है। पेट्रिलो ने हंसते हुए कहा कि अब उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अस्पताल में है, ये काम पहले ही हो चुका है। फिलाडेल्फिया के जांचकर्ताओं ने अल्फोंसी के डॉक्टरों से उसके पेशाब का नमूना लिया जिसमें बड़ी मात्रा में आर्सेनिक पाया गया। स्टेडमैन की मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार आर्सेनिक से गले और पेट में गर्मी और जलन हो सकती है, बेचैनी, यहाँ तक के दौरे, कमजोरी, बेहोशी, चक्कर, भ्रम और कोमा की स्थिति भी आ सकती है। कुछ मामलों में यदि समय पर इलाज किया जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर पीड़ित इस जहर से मर जाते हैं। अल्फोंसी की मौत नेशनल स्टमक हॉस्पिटल में हुई। उनकी मौत का कारण था भारी मात्रा में आर्सेनिक जहर। इस केस की जांच करने वाले डिटेक्टिव्स एंथोनी, माइकल और सैमुअल ने तुरंत सोचा कि शहर में एक संगठित जहर फैलाने की साजिश हो रही है। उन्होंने देखा कि सभी पीड़ित इटालियन आप्रवासी थे। जैसे अल्फोंसी जैसे जैसे गैंग के सदस्य पकड़े गए, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी, यह आशा करते हुए कि उन्हें कुछ ढील मिले। इसी दौरान उनके ग्राहक भी शामिल हो गए और पूरे समुदाय में हलचल मच गई। कई महिलाओं को जेल भेजा गया जो गैंग की गतिविधियों में शामिल थी। अब मामला सहायक जिला अटॉर्नी पर निर्भर था। माइकल न्यूटन, लेखक हंटिंग ह्यूमन्स के अनुसार मैकडेविड ने हत्या के प्रयास के आरोप में पेट्रिलो को जल्दी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब अल्फोंसी कुछ हफ्तों बाद मर गए थे तो आरोप को हत्या में बदल दिया गया। जब मैकडेविड ने पेट्रिलो से पूछताछ की तो वो इस बात को लेकर संदेह में था कि उसे कोई ठोस सबूत मिल पाएगा। आखिरकार ये वही व्यक्ति था जिसे सीक्रेट सर्विस ने कई सालों तक गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। हालांकि मैकडेविड के आश्चर्य की बात यह भी थी कि पेट्रिलो चुप नहीं रहा। उसने जिला अटॉर्नी को एक चौंकाने वाली सूची प्रदान की जिसमें कई पीड़ितों और साजिशकर्ताओं के नाम थे। पेट्रिलो ने दावा किया कि उसका चचेरा भाई पॉल पेट्रिलो और मॉरिस बोल्बर पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। मैकडेविड को बेहद आश्चर्य हुआ जब पेट्रिलो ने एक के बाद एक कई पीड़ितों के नाम गिनाए। पेट्रिलो ने बताया कि 3 पीड़ितों को छोड़कर बाकी सभी की हत्या आर्सेनिक से की गई थी। जांचकर्ताओं को पेट्रिलो पर लगे आरोपों को साबित करने का कठिन काम सौंपा गया। उन्होंने सोचा कि ठोस सबूत प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कि हर पीड़ित का शव फिर से बाहर निकाला जाए
और उनका पोस्टमार्टम किया जाए। 2 फरवरी 1939 को ग्रैंड जूरी ने हरमन पेट्रिलो, पॉल पेट्रिलो, स्टेला अल्फोंसी और मारिया फावेटो के खिलाफ आरोप लगाया। मारिया के पति की शव परीक्षण के बाद पता चला कि उनके शरीर में भी बड़ी मात्रा में आर्सेनिक था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 17 फरवरी 1939 को रिपोर्ट किया कि ग्रैंड जूरी ने केवल 7.5 घंटे में अपना फैसला सुनाया। आरोपियों का ट्रायल शुरू होने वाला था। 13 मार्च 1939 को हरमन पेट्रिलो का ट्रायल फिलाडेल्फिया के सिटी हॉल में शुरू हुआ। मामले के जज हैरी मैकडेविड थे, जो विंसेंट मैकडेविड के रिश्तेदार नहीं थे। हैरी मैकडेविड पेंसिल्वानिया के सबसे खतरनाक जजों में से एक थे, जिन्हें हैंगिंग हैरी के नाम से जाना जाता था। हालांकि पेट्रिलो के वकील मिल्टन लेडनर जज के करीबी दोस्त थे, लेकिन उन्हें किसी भी छूट की उम्मीद नहीं थी। 13 मार्च 1939 को दी लेजर में छपी खबर के मुताबिक थॉमस शर्न, जो हैंकॉक म्यूचुअल लाइफ के एजेंट थे, उन्होंने पहले गवाही दी। उन्होंने बताया कि पेट्रिलो ने उन्हें 9 फरवरी 1939 को अल्फोंसी से मिलने भेजा था। अल्फोंसी ने पॉलिसी पर साइन करने से मना कर दिया, तो पेट्रिलो ने उनको कंपनी के नियमों के खिलाफ जाकर पेपर वर्क अल्फोंसी के पास छोड़ने को कहा। शर्न्स की गवाही के बाद लुइगी किस्सोने, जो मोनूमेंटल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट थे, उन्होंने जूरी को बताया कि उन्होंने भी अल्फोंसी की बीमा हासिल करने में पेट्रिलो की मदद की थी। सीक्रेट सर्विस के मुखबिर मेयर और अंडरकवर एजेंट फिलिप्स ने गवाही दी कि पेट्रिलो ने उन्हें अल्फोंसी को मारने के लिए कहा था। उन लोगों के बाद दवा विक्रेता ने गवाही दी कि पेट्रिलो ने कई बार उनसे टाइफाइड और अन्य जहर खरीदने की कोशिश की। फिर एक डॉक्टर ने अल्फोंसी के पोस्टमार्टम में पाए गए आर्सेनिक की मात्रा के बारे में बताया। जब अभियोजन पक्ष ने अपनी गवाही पूरी की तो बचाव पक्ष के पास ज़्यादा कुछ नहीं था। वकील लेडनर ने थोड़ी देर के लिए गवाहों की क्रेडिबिलिटी को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि इससे केवल नुकसान हो रहा है। इसके बाद पेट्रिलो गवाही देने के लिए खड़ा हुआ और 3.25 घंटे तक सभी आरोपों से इनकार करता रहा। 21 मार्च 1939 को जूरी प्रमुख मार्गरेट स्किन ने अदालत में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हरमन पेट्रिलो गिल्टी है और उसे मौत की सज़ा दी जाए। पेट्रिलो को यह फैसला सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मिस्टर स्किन की ओर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे तुरंत रोक लिया। जज ने गुस्से में अपना वावेल बजाया ताकि अदालत का माहौल सामान्य हो सके और सब शांत हो जाए। जब कोर्ट में शांति लौट आई तो जज मैकडेविड ने जूरी को सराहा। उन्होंने कहा कि हरमन पेट्रिलो कितना बुरा आदमी है और यही फैसला सही था। फिर जज ने पेट्रिलो को इलेक्ट्रिक चेयर की सज़ा सुनाई। पेट्रिलो का वकील लेडनर खड़ा हुआ और माफ़ी मांगी। उसने कहा कि अगर उसे पता होता कि पेट्रिलो इतना बुरा है तो वह उसकी रक्षा नहीं करता था। मीडिया द्वारा पॉइजन रिंग के नाम से मशहूर मारिया फावेटो का ट्रायल अगला था, लेकिन एक चौंकाने वाली हरकत करते हुए उसने अपने ही ट्रायल को रोक दिया और 3 हत्या के आरोपों के लिए खुद को दोषी करार दिया, जिसमें उसके सौतेले बेटे और पति की हत्या शामिल थी। मारिया फावेटो के फैसले के बाद हरमन पेट्रिलो ने इलेक्ट्रिक चेयर से बचने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। 21 मई 1939 तक जहर देने वाली गैंग से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान डिटेक्टिव्स ने यह भी पता लगाया कि हरमन पेट्रिलो और बॉल्बर ने एक मैरिटल एजेंसी शुरू की थी। ये एजेंसी खास तौर पर उन विधवाओं के लिए बनाई गई थी जिनके पहले पति की मौत हो चुकी थी। नई शादी के लिए एजेंसी का मकसद था कि विधवाएं नए पतियों को ढूंढे और फिर उनके ऊपर जीवन बीमा पॉलिसी करवाए। इसके बाद गैंग के सदस्य बीमित पतियों को मार देते थे
और बीमा की रकम ले लेते थे। 25 मई 1939 को मॉरिस बोल्बर ने हत्या के आरोप में खुद को दोषी मान लिया। शायद उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से उसे हल्की सज़ा मिलेगी। इसका फ़ायदा उसे मिला और उसे जीवन कारावास की सज़ा दी गई। कुछ महीने बाद सितंबर 1939 में पॉल पेट्रिलो ने भी खुद को दोषी स्वीकार किया। हालांकि पॉल की किस्मत बोल्बर जैसी नहीं थी और उसे इलेक्ट्रिक चेयर की सज़ा दी गई। पॉइजन रिंग की आखिरी बड़ी सदस्य रोज कैरिना, जिसे मीडिया ने रोज ऑफ डेथ नाम दिया था, उसको एक छोटे से जूरी ट्रायल के बाद निर्दोष ठहराया गया। अंत में बोल्बर और पेट्रिलो के अलावा 13 पुरुष और महिलाएं पहली डिग्री की हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। इन सभी दोषियों ने लंबे समय की सज़ा काटी, जिसमें सबसे कम सज़ा 14 साल की जेल थी। 31 मार्च 1941 को पॉल पेट्रिलो को पेंसिल्वानिया में इलेक्ट्रिक चेयर की सज़ा दी गई। 7 महीने बाद 20 अक्टूबर 1941 को हरमन पेट्रिलो को भी उसी तरह की सज़ा दी गई। 13 साल बाद 15 फरवरी 1954 को मॉरिस बोल्बर की कुदरती मौत हो गई, जबकि वो अपनी तीसरी पेरोल का इंतज़ार कर रहे थे। कई कहानियों और रिपोर्ट्स में कहा गया कि पॉइजन रिंग में जादू टोना भी शामिल था, लेकिन ये बातें सही नहीं थी और शायद रिपोर्ट्स द्वारा बड़ा चढ़ाकर कही गई थी। असल में इस पॉइजन रिंग का मुख्य मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। उन्होंने हत्या और बीमा धोखाधड़ी के जरिए पैसे कमाए और ये अनुमान लगाया गया कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले कम से कम $1 लाख कमाए थे। हरमन और पॉल पेट्रिलो का लालच उन्हें अपराध की दुनिया में ले गया, जिसने न केवल उनकी ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी छीन ली। यह हमें सिखाता है कि लालच और बुराई हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। चाहे वो नकली नोट हो, बीमा धोखाधड़ी हो या हत्या हो, अपराध का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अंत में हरमन और पॉल पेट्रिलो को उनके अपराधों के लिए सज़ा मिली। ये दिखाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधियों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सीक्रेट एजेंट लैंड वाइट और फिलिप्स की हिम्मत और बहादुरी से यह साबित होता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। उनके प्रयासों ने कई निर्दोष लोगों को न्याय दिलाया और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे अंधविश्वास और तौहम परस्ती का फ़ायदा उठाकर लोगों को धोखा दिया गया। यह हमें सिखाता है कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और अपने फैसलों में हकीकी और वैज्ञानिक अंदाज अपनाना चाहिए। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि समाज में बुराइयों के खिलाफ सभी को मिलकर खड़ा होना चाहिए। जब समाज के लोग जागरूक और संगठित होते हैं तो वो किसी भी अपराध को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा स्टोरी बताने का अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल MH क्राइम स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपसे कोई भी नई कहानी मिस ना हो जाए। MH क्राइम स्टोरीज़ के साथ जुड़ें और सच्ची घटना के इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।